नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। हमें ब्राजील की तरह कृषि को ताकत बनाना होगा। यह दैनिक भास्कर का संपादकीय है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। भारत और ब्राजील ट्रंप के कारण भारत और ब्राजील ट्रंप के कारण आक्रोश के दो सबसे बड़े शिकार हैं। आपको बताएंगे, ब्रिक्स नाम की संस्था होती है, उसमें ब्राजील, रशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया और अन्य देश भी अभी जुड़ गए हैं, तो उसका एक हिस्सा है। तो भारत ब्राजील ट्रंप के अकारण आक्रोश के दो सबसे बड़े शिकार हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है। ब्राजील पर तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी कृषि का कुल निर्यात में हिस्सा लगभग 50% है और उसकी कृषि उत्पाद मुख्यतः चीन और ईयू जाते हैं। दरअसल ब्राजील ने कृषि को अपनी ताकत बना लिया है। कृषि क्षेत्र में मात्र 8% लोग हैं और जीडीपी में योगदान भी 8 से 9% है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कृषि और कृषि उत्पाद प्रसंस्करण संगठित और मैकेनाइज्ड है। यह देश दुनिया में कृषि निर्यातक देशों में सबसे आगे है। यह सच है कि भारत से लगभग 3 गुना भूभाग वाले इस क्षेत्र में बड़ा इलाका जंगलों का है, लेकिन समुन्नत कृषि के कारण इसकी प्रति व्यक्ति आय भी भारत से लगभग 4 गुना अधिक है। ट्रंप के टैरिफ आक्रोश को जिन दो देशों ने सबसे ज्यादा हकारत से खारिज किया है वे हैं चीन और ब्राजील। चीन इसलिए कि उसे उसकी रेयर अर्थ की सप्लाई रोकने से अमेरिकी उद्योग ठप हो जाएगा, जबकि ब्राजील इसलिए कि उसकी कृषि उत्पाद न लेने से उसे नहीं स्वयं अमेरिका को नुकसान होगा। ये सच है कि टैक्स सेवा निर्यात में भारत ब्राजील से आगे है, लेकिन कृषि में भारत के 65% लोगों का लगना उनकी प्रति व्यक्ति आय को सीमित कर रहा है। जहां ब्राजील के 2.5 करोड़ लोग कृषि और संबंधित उत्पादन और प्रसंस्करण बढ़ाकर जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, वहीं भारत के किसान वैल्यू एडिशन गेहूं की जगह आटा, मैदा और सूजी बेचना नहीं कर पाते। अगला दैनिक जागरण का ये एडिटोरियल है, संपादकीय है, ट्रंप की चुनौती का सामना। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अपनी धमकी पर अमल करके ही माने। उन्होंने यह मनमाना अतिरिक्त टैरिफ इस आरोप में जुर्माने के रूप में थोपा है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस तरह यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में उसकी मदद कर रहा है। यह तो नितांत निराधार निष्कर्ष, लेकिन ट्रंप ऐसे ही बेतुके आरोप लगाने और निष्कर्ष निकालने के लिए जाने जाते हैं। यह अच्छा है कि भारत पहले दिन से ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति का मुकाबला करने की दृढ़ता दिखा रहा है। अब इस दृढ़ता के अनुरूप हर संभव कदम भी उठाने होंगे, क्योंकि अमेरिका निर्यात होने वाली भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50% हो गया है और ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ पहले ही इसलिए लगा दिया था कि क्योंकि तय समय सीमा में द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं हो पाया। यह इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि भारत उनकी मनमर्जी वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था। इसी से चिड़े ट्रंप ने एक तो यह राग अलापना शुरू किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष भ्रम करवाया, और दूसरा इस हास्यास्पद आरोप के साथ सामने आ गए यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। ट्रंप ने उस चीन को बखा दिया जिसके खिलाफ वो गर्जन तर्जन करते रहते हैं।
जो भारत के मुकाबले रूस से कहीं अधिक तेल खरीदता है, क्योंकि ट्रंप में इतना एहसास नहीं कि वे चीन पर भारत जितना टैरिफ लगा सकें, इसलिए उनके सहयोगी तरह तरह के कुतर्क देने में लगे हुए हैं। इसके कारण उनकी जग हंसाई हो रही है, पर शायद उन्हें इसकी परवाह नहीं है। जो भी हो, भारत को जहां आत्मनिर्भरता के अपने प्रयासों को गति देनी होगी, वहीं स्वदेशी के यंत्र को भी प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए उनकी निरंतर समीक्षा भी करनी होगी। इसलिए करनी होगी क्योंकि स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की बातें कोविड महामारी की बाद से हो रही हैं, और सब जानते हैं कि उनकी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। कम से कम अब तो जो वांछित नतीजे हासिल करने के लिए ठोस उपाय किए जाने की चाहिए। ये उपाय तब सफल होंगे जब हमारे कारोबारी ट्रंप की ओर से पेश की गई टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए अपनी उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे। वे सरकार से सहायता की अपेक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो खुद उठानी पड़ेगी ना। लड़ाई केवल कारोबार की नहीं, आत्मसम्मान की भी है। सरकार कारोबार जगत के साथ देश की आम जनता को इसके लिए भी तैयार रखना होगा कि ट्रंप का भारत विरोधी रवैया लंबे समय तक कायम रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला अटका हो तो राजीव सजान लेखक, दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ राष्ट्रपति की ओर से संदर्भित ऐसे प्रश्नों पर विचार कर रही है कि जब संविधान में विधेयकों पर निर्णय लेने हेतु राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, क्या अदालत समय सीमा तय कर सकती है? राष्ट्रपति ने इस और इस जैसे कुल 14 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को इसलिए संदर्भित किए थे क्योंकि इसी वर्ष अप्रैल में तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राज्यपाल की ओर से 10 विधेयकों को लंबे समय तक रोक कर रखना और उन पर कोई निर्णय न लेना अवैध और मनमाना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पास विधानसभा से पारित विधेयकों को रोके रखने की कोई वीटो पावर नहीं है। इसे ऐतिहासिक बताए जाने वाले फैसले ने इसलिए हैरान किया क्योंकि एक तो ऐसा आदेश देते हुए राज्यपाल के पास लंबित सभी 10 विधेयकों को स्वीकृत करार दिया गया, और दूसरे यह आदेश 2 सदस्यीय पीठ ने दिए, जिसमें यह भी व्यवस्था थी कि राज्यपालों के लिए विधेयकों पर 1 माह में फैसला लेना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आदेश में यह भी कहा गया कि विधेयकों पर फैसला लेने के मामले में राज्यपालों के लिए राष्ट्रपति के समक्ष की समय सीमा है। इसलिए इसने और भी हैरान किया। वास्तव में इसी कारण राष्ट्रपति की ओर से इस फैसले के खिलाफ 14 प्रश्न संदर्भित किए गए। इस संवैधानिक मामले में राजनीतिक दलों और विधि विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। एक पक्ष विधेयकों पर फैसले लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उचित मान रहा है, और दूसरा पक्ष उसे शीर्ष अदालत की ओर से न्यायिक सीमा और स्वतंत्रता का अतिक्रमण बता रहा है। फिलहाल दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें देने में लग गए हुए हैं। केंद्र सरकार के वकील कह रहे हैं कि संविधान ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है, जिसकी जरूरत संविधान ने नहीं महसूस की। उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया? इससे पहलू पर जोर देने के लिए यह भी कहा जा सकता है कि हर समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कुछ समस्याओं का समाधान राजनीतिक तरीके से भी होता है। यहाँ यह स्मरण करना आवश्यक है कि जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तब यह प्रचलन था कि वे ऐसा मानते थे कि निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। पता नहीं आज कितने लोग इससे सहमत होंगे, लेकिन देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि विधेयकों पर निर्णय
लेने के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में दखल दे सकता है? पिछले दिनों इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सवाल किए कि यदि संवैधानिक पदाधिकारी यानी राज्यपाल विधानसभा से प्रेरित पारित विधेयक पर कोई फैसला नहीं करते हैं तो क्या अदालत के हाथ बंधे हैं? क्या अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है? क्या वह शक्तिहीन है? मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश वी.आर. गवई का प्रश्न था कि यदि राज्यपाल बिना किसी कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बिना कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते तो संविधान पीठ की ओर से ऐसे उचित प्रश्न उठाए गए। यदि कोई पीड़ित राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो क्या राज्यपाल की निष्क्रियता की न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है? अगर किसी विधेयक को राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए लंबित रखे तो क्या होगा? उक्त प्रश्नों को आवश्यक नहीं कहा जा सकता है और यह किसी से छुपा नहीं है कि कुछ राज्यपाल किस तरह विधेयकों को दबाए बैठे रहते हैं। गैर भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जब जब इसकी शिकायतें भी करते रहते हैं, जब केंद्र में कांग्रेस का शासन तो ऐसी शिकायत भाजपा शासित राज्य करते थे। स्पष्ट है कि इन सवालों का महत्व है, लेकिन क्या किस और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे सवालों का जवाब है? यदि उसके समक्ष कोई मामला लंबित है और उस पर फैसला होने में देर हो रही है, यानी एक तरह की निष्क्रियता से व्याप्त हो, तो क्या यह प्रश्न करने की भी स्थिति में है? फैसले में देरी से पीड़ित लोग क्या करें? पीड़ितों की ओर से संसद या सरकार या फिर अन्य कोई यह पूछ सकता है कि क्या लंबित मामले लंबे समय तक अनसुने रह सकते हैं? क्या कोई किसी का दरवाजा खटखटा सकता है? यह तो सुप्रीम कोर्ट को ज्ञात ही होगा कि हाई कोर्ट के साथ उसके समक्ष की लाखों मामले लंबित हैं। एक आंकड़े के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 80,000 से अधिक है। इनमें से 7,000 से अधिक मामले तो ऐसे हैं जो एक दशक से भी अधिक लंबित है। जनसत्ता का एडिटोरियल संपादकीय संवाद की संवेदना। हास्य परिहास हमारे जीवन का हिस्सा है। इसका अर्थ है हंसी मजाक, जिससे लोगों को खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। हास्य परिहास का मतलब क्या हो गया? हंसी मजाक जिससे लोगों को खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो हंसी मजाक से उसके भीतर उदासी के भाव को कम किया जा सकता है। हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है, मगर जब हंसने हंसाने के लिए परिहास के बजाय किसी का उपहास किया जाए तो उसे मानवीय, नैतिक और कानूनी पहलू से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके विपरीत इससे अपने अहंकार की तुष्टि, असभ्य व्यवहार और असंवेदनशीलता ही कहा जाएगा। ऐसे ही एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सोशल मीडिया पर खासा असर रखने वाले 5 लोगों को बिना शर्त माफी मांगने का आदेश देना। सर्वोच्च न्यायालय की ओर सोशल मीडिया पर खासा असर रखने वाले 5 लोगों को बिना शर्त माफी मांगने का आदेश देना और उन लोगों के लिए भी सबक है जो सार्वजनिक रूप से किसी का उपहास करने से जरा भी गुरेज नहीं करते। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि व्यवसायिक फायदे के लिए टिप्पणी करना और प्रतिबंधित भाषण मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। आजकल टेलीविजन और सोशल मीडिया पर कई तरह के हास्य कार्यक्रम और सामग्रियां परोसी जा रही हैं और इस दौरान हास्य के नाम पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणियों के मामले भी सामने आते रहते हैं। लोगों का मनोरंजन एक तरफ है, लेकिन किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज की भावना को आहत करना और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों और प्रस्तोताओं की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी टिप्पणी करते समय सतर्कता और संवेदनशीलता बरती जाए, खासकर जब ऐसे लोग उपहास से पीड़ित हों जो समाज में हाशिए पर
रखने वाले वर्ग से संबंधित हो या मामले की गंभीरता हो और भी गहरी हो जाती है। सोशल मीडिया को प्रभावित करने वाले जिन 5 लोगों का नाम सामने आया है, लोगों का मामला सामने आया है, उनका आरोप है कि उन्होंने कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है और कहा है कि आरोपियों पर जुर्माना लगाने पर भी विचार किया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल उन दिव्यांगों के उपचार में किया जा सकता है जिन्हें उपहास का पात्र बनाया गया। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या हास्य के नाम पर इस तरह के व्यावसायिक कार्यक्रमों में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई भी सामग्री परोसी जा सकती है? क्या इस बात का ख्याल नहीं रखना जाना चाहिए कि मनोरंजन के लिए किसी के सम्मान और संवेदना को ताक पर न करा रखा जाए? शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि इस तरह की गतिविधियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से कारोबार है। यही नहीं, न्यायालय ने सरकार को सोशल मीडिया पर सामग्री के विनिमय को लेकर दिशा निर्देश तैयार करने को भी कहा है। दरअसल इसे लेकर काफी पहले मांग उठती रही, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसमें दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपत्तिजनक और संवेदनहीन सामग्री परोसने का चलन बढ़ रहा है, उस लिहाज से जवाबदेही तय करने का पहलू भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हास्य मनोरंजन का एक जरिया है, मगर दूसरों का हास्य उड़ाकर मजाक उड़ाकर हंसी को बेचने की कोशिश किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं हो सकती। राष्ट्रीय सहारा का संपादकीय जनहित का मामला नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने की मांग करने वालों के मंसूबों पर ठंडा पानी डाल दिया। अदालत ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की उस आदेश को ही रद्द कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया। इसे निहायत व्यक्तिगत जानकारी मानते हुए अदालत ने साफ कर दिया कि यह कोई जनहित का मामला नहीं है जो डिग्री को सार्वजनिक किया जाए। सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह फैसला सुनाया। विद्वान न्यायाधीश ने फैसले को स्पष्ट किया कि कुछ ऐसा जो जनता की जिज्ञासा का विषय हो या कुछ ऐसा जो जनता के हित में हो, ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जिज्ञासा का विषय हो, जनता के हित में हो। सूचना का अधिकार के तहत नीरज नामक एक व्यक्ति ने आवेदन के बाद सीआईसी ने 1978 में बीए की उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दे दी थी। प्रधानमंत्री ने भी यह परीक्षा 1978 में ही उत्तीर्ण की थी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा इस मामले में सवाल उठाने पर उच्चतम न्यायालय ने सीआईसी के आदेश पर 23 जनवरी 2017 को रोक लगा दी थी। सोमवार को आए इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि आरटीआई आवेदन में मांगी की जानकारी में जनहित निहित नहीं है। यह भी साफ कर दिया गया था कि शैक्षणिक योग्यता कोई ऐसी वैधानिक आवश्यकता ही नहीं है। शैक्षिक योग्यता है, कोई ऐसी वैधानिक आवश्यकता नहीं है जो किसी सार्वजनिक पद को संभालने या सरकारी जिम्मेदारी निभाने को जरूरी हो। सच है कि हमारे देश में संसद विधायक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता कभी बाधक नहीं रही। वर्तमान लोकसभा में भी तमाम सांसद 12वीं 10वीं या उससे कम पढ़े लिखे हैं। आरटीआई अधिनियम को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, न कि सनसनी फैलाने के लिए। इस फैसले से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी राहत मिलेगी। अदालत के फैसले ने सीसी में बैठे अधिकारियों को ज्ञान के स्तर को भी एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। यदि इन्होंने समझदारी से काम लिया होता तो विवाद ही खड़ा नहीं होता। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में को इतना गोपनीय क्यों बनाया जा रहा है? क्या इसलिए कि आरटीआई में 6 साल पहले संशोधन किए गए थे? लाइव हिंदुस्तान.com का ये एडिटोरियल है भारत की दृढ़ता। आज के समय में भारत की कूटनीति
और आर्थिक मजबूती बहुत लोगों को आश्चर्य में डाल रही है। इसी दिशा में नया चौंकाने वाला खुलासा जर्मनी के अखबार ने किया है कि अगर इस अखबार का दावा सही है तो वह बहुत बड़ी बात है कि बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए 4 फोन कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। जर्मनी की इस अखबार फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन ज़ीतुंग ने अपने विश्लेषण में 2 टूक इशारा किया कि व्यापार संबंधी विवादों में ट्रंप की चेतावनियां धमकियां जिस तरह दूसरे देशों पर असर कर रही हैं वैसे भारत पर नहीं कर पा रही हैं। भारत पर दबाव बनाने की ट्रंप की नीति नाकाम हो रही है और यह भारत और भारतीय प्रधानमंत्री की मजबूती का प्रमाण है। बीते दिनों में दबाव के बावजूद हमने भारत सरकार की दृढ़ता को देखा और स्वयं प्रधानमंत्री अनेक बार ये कह चुके हैं कि वह भारत के किसानों मजदूरों के हित के विरुद्ध में नहीं जाएंगे। भारत न केवल ज़्यादा अमेरिकी टैरिफ के लिए तैयार है, वह जुर्माने का सामना करने को भी दृढ़ दिख रहा है। भारत अभी भी अमेरिका की नाराजगी मोल लेते हुए रूस से तेल लेने के पक्ष में। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन नहीं उठा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी वैश्विक घटना है। जर्मनी के इस अखबार ने बताया कि ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे कि वियतनाम के मामले में उन्होंने समझौते से पहले ही व्यापार सौदे की घोषणा कर दी। ठीक ऐसा ही कोशिश ट्रंप भारत के संदर्भ में कर चुके हैं। तो भारत ऐसी अनुचित अमेरिकी कोशिशों को जरा भाव नहीं दे रहा। भारत के सामने ट्रंप के मीडिया स्टंट फेल होते जा रहे हैं। दुनिया गवाह है कि ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का श्रेय लूटने की भी कोशिश करते रहे और भारतीय प्रधानमंत्री की कोशिशों ने पानी फेर फेर दिया। ऐसे में ट्रंप के फोन कॉल्स का अगर भारत की ओर से कोई जवाब नहीं गया तो यह कोई विचित्र बात नहीं है। ट्रंप की यह प्रवृत्ति रही है कि वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे वह भारत से अपनी बात मनवाने के लिए आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को भी सहलाने में जुटे हैं। अतः भारत प्रधानमंत्री की दृढ़ता ऐतिहासिक है। आंतरिक रूप से भी भारतीय प्रधानमंत्री की कोशिशों पर हमें गौर करना चाहिए। अहमदाबाद में हजारों करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का शुभारंभ करते हुए मोदी ने स्वदेशी उत्पादों के अधिकतम उपयोग का जो आह्वान किया है उससे पता चलता है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने दुकानदारों से भी अपील की है कि अपनी दुकानों पर स्वदेशी बोर्ड लगाएं ताकि खरीदारों को आसानी हो। यह कोई रश्मन दिया गया बयान नहीं है। आज से लागू हो रही 50% अमेरिकी टैरिफ के आलोक में इसकी अहमियत स्वतः स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% सीमा शुल्क लादे जाने से वस्त्र, चमड़े वस्तुओं, आभूषणों और कुछ खाने पीने की चीजें के जुड़े उद्यमों को अधिक प्रभावित होने की आशंका है। इसका असर तो न्यूनतम किया जा सकेगा। इसके लिए जरूरी है कि घरेलू बाजार में इनकी मांग बढ़े और भारत अपने लिए नए विदेशी बाजार की तलाश करे। बेशक ऐसी कोशिशें हर भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है। वक्त की नजाकत समझे भारत और चीन। जोरावर दौलत सिंह इतिहासकार और रणनीतिकार हैं। ये लिखते हैं कि बीजिंग और नई दिल्ली से मिल रहे संकेत स्पष्ट है कि साल 2020 में गलवान झड़प के बाद रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी उसे भुलाकर अब दोनों देश नए सिरे से आगे बढ़ने को तैयार दिख रहे हैं। बेशक अमेरिका की इस पर पैनी नजर है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल अक्टूबर में कजान शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करके इसका रास्ता काफी हद तक तैयार कर दिया था। संबंधों में गिरावट दरअसल कई ऐतिहासिक कारकों का नतीजा थी। मसलन अमेरिका केंद्रित एक ध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ती वैश्विक सत्ता संरचना शक्ति के इस बदलते संतुलन को आकार देने के लिए अमेरिका और यूरोपीय ताकतों के बीच तेज संघर्ष और भू राजनीतिक व्यवस्था का
भारत चीन संबंधों पर पड़ने वाला परोक्ष प्रभाव है। भारत की बात करें तो वैश्विक बदलाव की उस दौर में चीन नीति को लेकर उसकी दुविधा यही रही कि वह अपने इस पड़ोसी देश के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए या फिर सहनशीलता का परिचय दे। आमतौर पर ऐसी स्थिति में ठीकरा विंस्टन चर्चिल पर फोड़ते हुए कहा जाता है कि कोई राष्ट्र एक ही समय में इन दोनों विकल्पों का एक साथ चयन नहीं कर सकता, किसी एक को तो चुनना उसकी मजबूरी हो। लिहाजा भारत की नीति भी आक्रामकता और सहनशीलता के बीच जूझती रहती है, लेकिन जिसका नतीजा यह रहा कि पिछले एक दशक में भू राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई। अब हमारे क्षेत्रीय रिश्ते पहले से अधिक जटिल हो गए हैं। उत्तरी सीमा पर सैनिकों का जमवाड़ा बढ़ गया है, जबकि चीन और पाकिस्तान का सैन्य रास्ता एक ऐसा आकार ले चुका है कि वह भू सार्वत्रिक संतुलन को पलटाने का मुद्दा रखता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत को इस उपमहाद्वीप में कमजोर करने और भू राजनीतिक उठापटक के दौर में नई दिल्ली को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। यदि एक अस्थायी तूफान था जिसकी नियति गुजर जाने की थी, अब इस दौर का लाभ उठाना हमारे लिए रणनीतिक रूप से मुफीद है। हालांकि भारत द्वारा अभूतपूर्व आर्थिक, तकनीकी और सैन्य बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन इससे पुरानी विश्व व्यवस्था खुद ब खुद साकार नहीं हो सकती। वास्तव में यह वक्त धीमे पड़ गए हैं प्रयासों की भी कोई नई गति देने में, भू राजनीतिक खतरों से पार पाने का, ताकि भारत बढ़ती ताकत को दुनिया को देख सके। क्या हम चीन नीति को इस तरह गढ़ सकते हैं कि हमारे लिए कहीं अधिक प्रतिकूल अनुकूल रणनीतिक माहौल का निर्माण हो सके? इस संबंध में हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। एक दूसरे से होड़ ले रहे देशों ने तमाम संघर्षों के बाद आखिरकार दोस्ती पर ही जोर दिया है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण 70 के दशक में अमेरिका और चीन के रिश्तों में आई नरमी था। 1980 के दशक में चीन और सोवियत संघ का तालमेल दोनों ही मामले में आक्रामक रूप के कारण आपसी विश्वास को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। क्या आज भारत चीन के रिश्ते को लेकर यही कहा जा सकता है? निस्संदेह कोई भी ऐसा प्रभावी बाहरी कारक या बल नहीं है जो इन दोनों को तनाव खत्म करने प्रेरित कर सके। यह समझना अनिवार्य है कि बहुध्रुवी व्यवस्था में दोनों का व्यवहारिक फायदा है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर अब भी भारत दोनों देशों के बीच इतनी परिपक्वता नहीं है कि ऐसी व्यवस्था को लेकर वे साझा संवाद कर सके। महत्वपूर्ण यह भी है कि बाह्य संतुलन को लेकर भारत के सीमित विकल्पों के बावजूद भौतिक विषमता दोनों देशों के बीच किसी बड़े सौदे का साकार नहीं कर सकती। बेशक न तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन जैसी राजनीतिक मुश्किलें आज सामने हैं, और न ही डेंग सियाओपिंग जैसा क्रांतिकारी नेता हमारे पास है, जो नए वैश्विक परिदृश्य में भारतीय व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित कर सके। हमें नहीं भूलना चाहिए कि डेंग ने आक्रामकता की जगह संयम को अहमियता दी, और तमाम चुनौतियों के बावजूद 3 दशकों से अधिक समय तक अपनी इस नीति को रणनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखा। जाहिर है कि आपसी संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन एक बृहद नजरिए के बिना। ऐसे में चीन नीति से जुड़े 3 मसले नजर आ रहे हैं। पहला, एशिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत स्तंभ बनाने का आदेश भारत को अघोषित लक्ष्य व्यवहार नहीं है। इसके कारण अमेरिका का वैसा दबदबा नहीं है रहा। उपमहाद्वीप से बाहर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ताकत का हमारे पास अभाव है। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधनों में शामिल होने से संप्रभुता और भू राजनीतिक नियंत्रण दोनों मोर्चों पर हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर पश्चिम के देश भारत के इस विचार से भी इत्तेफाक नहीं रखते कि आजाद भारत को शामिल करने के लिए उनके गठबंधनों को नया रूप देना चाहिए। दूसरा, परस्पर निर्भर
अर्थव्यवस्था के लिए अब नव उदारवाद के बाद नियम गढ़े जा रहे हैं। बेशक प्रमुख अर्थव्यवस्था ऐसी बनाएंगे और भारत के पास तर्कस में अभी भी कई तीर हैं। बाजार क्षमता, मानव पूंजी, औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसी परिसंपत्तियां भारत के पास है। वह चाहे तो चीन के साथ पारस्परिक रूप से लाभदायक आर्थिक संबंधों के आधार पर बातचीत कर सकता है। यहाँ दरवाजे पूरी तरह से खोलने की जरूरत नहीं है। व्यापक के साथ यदि ठीक से किया जाए तो ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को अधिक ठोस रूप दिया जा सकता है। ये भारत और क्षेत्र दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तीसरा, आपसी मतभेदों के बावजूद भारत चीन दोनों के हित भू राजनीतिक स्थिरता में छुपे हुए हैं। बेशक दोनों के बीच कोई बड़ी सौदेबाजी नहीं हो सकती, लेकिन इस क्षेत्र में अपनी अलग अलग नीतिगत प्रथाओं, प्राथमिकताओं और भू राजनीतिक भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए दोनों देश कुछ हद तक आम राय बना सकते हैं। दोनों शब्दों में कहें तो उनको एक दूसरे को यह मौका देना चाहिए कि भू राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं को पूरा कर सके। आशा है कि रविवार को जब संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी तो मोदी जिनपिंग से बातचीत का यह शुरुआती बिंदु बनेगा। युवाओं के हित में ऑनलाइन गेम्स की निगरानी, जरूरी निगरानी। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा। पिछले 11 वर्षों में भारत की डिजिटल क्रांति ने देश को बदल दिया है। मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश के करोड़ों लोगों को सशक्त बना रहा है। इसमें यूपीआई भुगतान प्रणाली, 5G कनेक्टिविटी, सेमीकंडक्टर सिस्टम जैसे ऐप की अहम भूमिका है। मगर डिजिटल क्षेत्र में प्रगति के साथ नई नई तरह की समस्या भी आ गई है। बेतरतीब ढंग से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग से लोगों को जुए की लत पड़ने लगी है। पैसे गए, यहाँ तक कि मौत भी हुई। इनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल्स 2025 लेकर आई, जो अब कानून बन चुका है। कर चोरों की पनाह भगा बने देशों ने टैक्स हेवन में जालसाजी करके बनाए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप भारत के कुछ कमजोर तबकों और कम जागरूक लोगों, खासकर युवाओं से झूठे वादे किए और तुरंत अमीर बनाने का लालच देकर उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया। ऑनलाइन जुए की लत के कारण बांदीपोरा ने एक व्यक्ति ने 1.5 करोड़ रुपए गंवाए, जिससे उसका पूरा परिवार बिखर गया। मैसूर में एक पिता और उसके 2 बेटों ने गेमिंग में हार के बाद आत्महत्या कर ली। कर्नाटक में 31 महीनों 32 गेमर्स ने आत्महत्या कर ली। यह इतिहास थे जिसको सार्वजनिक मानसिक आपातकाल की तरह लिया जा सकता है। ये वेबसाइट सिर्फ लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आंतरिक फंडिंग को भी बढ़ावा देती है, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025 इन खतरों से निपटने के लिए पुख्ता प्रावधान किए गए हैं। इसमें सट्टेबाजी, जुआ, हताशी, स्पोर्ट्स, लॉटरी जैसे ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाता रहा। इतना ही नहीं, इसके लिए सख्त सजा के प्रावधान किए गए। इन खेलों में लिप्त पाए जाने वाले ऑपरेटर्स, उनके विज्ञापन दाताओं और उनकी वित्तीय मदद करने वाले को 3 से लगा करके 5 साल तक की जेल सजा हो सकती है और 1 से 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत काम करने वाली ऑनलाइन एजेंसी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी को गेमिंग साइट रोक लगाने का अधिकार होगा। अगर कोई ऑनलाइन जुआ खेलता है तो उससे संबंधित वित्तीय लेन देन पर बैंक प्रतिबंध लगा देंगे। इस कानून में ट्रेनिंग अकादमी, रिसर्च सेंटर और तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाने का भी प्रावधान है। ई स्पोर्ट्स इवेंट के दिशा निर्देश बनाने का काम एक खेल मंत्रालय को दिया गया है। मंत्रालय ऑनलाइन सामाजिक खेलों को मान्यता देगा, सुरक्षा और कम उम्र के हिसाब से ही सही सामाजिक और शैक्षिक खेलों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा, जागरूकता फैलाएगा, सांस्कृतिक शैक्षिक खेल सामग्री मुहैया उपलब्ध कराएगा। कानून देश के 65% युवाओं के हित में उम्र सत्यापन खर्च की सीमा
शिकायत निवारण प्रणाली की मदद से यह जुए की लत बन चुके लोगों के परिवारों को मानसिक और आर्थिक बोझ उभारने में मदद करेगा। डाटा के स्थानीय होने और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ तालमेल कर निगरानी करने से गैर कानूनी जुआ यह कानून भारतीय न्याय संहिता जैसे कानून संहिताओं के साथ तालमेल कर काम करेगा। सबसे अहम यह है कि कानून गेमिंग के खिलाफ नहीं है। यह ई स्पोर्ट्स को एक वैध खेल के रूप में बढ़ावा देता है, सामाजिक और शैक्षिक खेलों को भी प्रोत्साहित करता है। भारत का सकारात्मक गेमिंग उद्योग द्वारा 25 करोड़ तक पहुंच सकता है, 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां पैदा कर सकता है। इस कानून के सारे नियम पारदर्शी है, इससे नैतिकता नवाचार को बढ़ावा देता है, खासतौर पर छोटे शहरों में बल जहाँ के बल पर भारत दुनिया में गेमिंग निर्यात का गुरु बन सकता है। यह कानून सरकार के न्यूनतम सरकार अधिनियम शासन के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑनलाइन गेमिंग कानून सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा और देश का भविष्य तय करने वाला है। यह शोषण रोकते हुए चुनाव रचनात्मकता को बढ़ावा देता है ताकि इस तरह के खेल ताकत बन सकें और न कि जुए की लत। इस प्रकार से हमारे अनेकों अखबारों के संपादकीय समाप्त हो जाते हैं और हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर्मी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।